students. Today we are going to study the malaria and basically protozoan diseases which we have discussed in previous video. And protozoan diseases, that means the diseases which are caused by any protoजोन. तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे हमारे सिलेबस में है दैट इज़ मलेरिया. मलेरिया इज़ कोज्ड बाय अ प्रोटोजोन विच इज़ कोल्ड प्लाज्मोडियम एंड देयर स्पीसीज. तीन स्पीसीज हैं जो तीन तरह के मलेरिया कोज करती है. एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम. जो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम है ना, ये बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया है और मैलिगेंट मलेरिया है जिसकी वजह से फैटल का मतलब होता है डेथ भी हो सकती है. तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरी तो कॉमन है, लेकिन जो फ्लैसीपैरम है अगर ये किसी को हो जाता है तो बेसिकली क्या है, अगर अच्छे से शुरुआत में ट्रीटमेंट ना हो तो इट मे बी फैटल. इसके बाद आज हम लोग इसकी लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया है थोड़ा डिटेल में हमारे पास, और प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल को हम इसमें स्टडी करेंगे. तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो फीमेल एनोफ्लिस का नाम हम बार बार मलेरिया में सुनते हैं, तो ये पहले क्लियर करेंगे. जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है वो केवल एक वेक्टर है, वो कोई डिसीज़ कॉज नहीं करता. और जो वेक्टर है वो किसका है, वो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है. और वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो खुद डिसीज़ कॉज नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, पैथोजेंस को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह कर ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. तो जैसे ही फीमेल एनोफ्लीज बॉडी, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया का पैरासाइट्स है, उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है. यानी कि इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट. तो पहला होस्ट है ह्यूमन और दूसरा है मॉस्किटो. और कौन सा मॉस्किटो, एनोफ्लिस मॉस्किटो. अब हम इसकी ज़रा थोड़ा सा इसकी स्टडी करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में. अब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे जो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में, देखो साइकिल है, साइकिल को कहीं से भी शुरू करेंगे तो उसको वहीं पे आगे ख़त्म होना है. तो हम यहाँ पर साइकिल को शुरू कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आया, और बॉडी के अंदर जब वो आया तो वो किस फॉर्म में आया. तो बॉडी के अंदर जब प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग की एंटर करता है तो वो होता है स्पोरोजोइट. तो वो जो स्पोरोजोइट है, यानी कि जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि उसके उसके सलाइवा के अंदर जो है स्पोरोजोइट होते हैं प्लाज्मोड. अगर खुद जो है ये फीमेल एनाफ्लीज खुद उस मॉस्किटो से क्या है, इन्फेक्टेड है, तभी तो वो डालेगी. तो स्पोरोजोइट जो एक प्लाज्मोडियम की लाइफ का एक पार्ट है, एक स्टेज है, तो उसको हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देती है, वो एंटर करा देती है उसके सलाइवा के साथ. और जैसे ही जो पैरासाइट है हमारी ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होते ही आपको पता है ब्लड की सर्कुलेशन हर जगह है, तो जब ये लीवर में पहुंचता है, लीवर में पहुंचते ही सबसे पहले ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है. फिर उसके बाद कुछ तो हैं वो लीवर के अंदर ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और कुछ क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, और रेड ब्लड सेल पे अटैक करते हैं और वो वहाँ पर आरबीसी को रप्चर करते हैं. और जब वो रप्चर होती है तो साथ में एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन. और यही हीमोजोइन है जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत तेज़ फीवर होता है, और बहुत मतलब उसको रिक्योर करने के लिए भी हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं. तो आपने देखा होगा मलेरिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिल लगती है, और वो बहुत ज़्यादा कपड़े भी अगर डाले तब भी उसको, क्योंकि वो चिल बाहर से नहीं लग रही है, बॉडी के अंदर हीमोजोइन नाम के एक सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा है. और ये कब बन रहा है, जब आरबीसी रप्चर हो रही है. और जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है इस प्लाज्मोडियम की वजह से, तो वहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोजोइन. इसके बाद जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, अच्छा, जब कोई एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो ये जो पैरासाइट्स हैं एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट. अब क्या हुआ, अब हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है. अब वो जो प्लाज्मोडियम है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में आ जाते हैं. जब वो डेवलप करते हैं ना तो वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में
जो ये है मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन बीइंग, स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और बॉडी इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन। अब क्या करते हैं इसमें, अच्छा इसमें क्या होता है कि जैसे जो आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम है, इसके साथ कुछ तो वो आरबीसी को क्या करती हैं, रप्चर करती रहती हैं, और कुछ क्या करती हैं आरबीसी को यूज़ करती हैं, और वहाँ पर क्या करती हैं, रप्चर तो करती रहती हैं, साथ में वो अपनी सेक्सुअल स्टेज को मतलब प्रूव करती हैं। क्या करती हैं, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाती हैं, और जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, अब इनका जो आगे फर्टिलाइजेशन है, यानी कि आगे जो इनकी लाइफ साइकिल का पार्ट है, वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, यानी कि आरबीसी के अंदर तक, यानी हमारी बॉडी में कहाँ तक इनकी स्टेज कवर करेगी, स्पोरोजोइट आएंगे। स्पोरोजोइट जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लीवर सेल के अंदर, और फिर आरबीसी में जाने के बाद ये अपने गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है। फिर अब क्या होगा, इनकी बॉडी का, इनकी जो लाइफ साइकिल का इतना पार्ट जो है वो हमारी बॉडी तक सीमित है, यानी इसके आगे इनकी लाइफ नहीं चलेगी, यानी कि अब यहाँ से लेके इनको किसी दूसरे होस्ट यानी कि एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, इनके गैमेट्स बने हुए थे। अब क्या होता है, एक फ्रेश एनाफिलिस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, और वहाँ से उठा करके वो ये गैमेट्स जो है उसके प्लाज्मोडियम के, वो उनको उठा करके ले जाती है। और अब क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो मॉस्किटो है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके सलाइवा के अंदर, उसके गट के अंदर क्या होता है, उनका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजोइट बनते हैं, और फिर ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और ये लाइफ साइकिल जो है ऐसे ही चलती रहती है। तो ये अब हमने डायग्राम आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ, और जूम करने के बाद हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर देखो क्या होता है, ये एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, इसको कोई मलेरिया नहीं हुआ है, लेकिन इसको एक इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, और जब इसने बाइट किया तो इसने स्पोरोजोइट जो है हमारी बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं सलाइवा की वजह से, और ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुँच गए, लीवर में, और लीवर में पैरासाइट के पहुँचने के बाद ये जो स्पोरोजोइट हैं अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, सेल को बस्ट करते रहेंगे, और साथ में रिलीजिंग इनटू द ब्लड, सेल भी बस्ट होती रहेगी, और ज़्यादा स्पोरोजोइट बनते रहेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर करके, और फिर वो ब्लड में आना शुरू हो जाएंगे। अब ब्लड में जब पैरासाइट आ जाएगा तो ये यहाँ पर भी क्या करेगा, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स को भी बस्ट करेगा, एंड कोजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड चिल। क्या करेगा, हमें जो है फीवर की साइकिल, यानी कि 3 से 4 दिन, मैंने आपको बताया ना रिकवरिंग लगते हैं, जैसे आज बुखार चढ़ गया तो फिर 3-4 दिन बाद फिर बुखार चढ़ेगा, तो इस तरह से 3 दिन की रिपीटिशन पे या 4 दिन की रिपीटिशन पे बुखार इसमें चढ़ता रहता है, साइक्लिंग फीवर होता है। तो रिलीज जो पैरासाइट हैं अब क्या करते हैं, वो न्यू रेड ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं, ये भी चलता रहता है, और साथ में क्या करते हैं, ये जो इनकी सेक्सुअल स्टेज है, यानी कि गैमेटोसाइट्स जो बनाते हैं, मैंने दिखाया ना आपको, ये मेल छोटे हैं फीमेल बड़े हैं, तो ये क्या करते हैं, साथ में अपना आगे का भी सिक्योर करके चलते हैं और गैमेट्स बना लेते हैं। लेकिन इन गैमेट का डेवलपमेंट, इन गैमेट का फ्यूज़न हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अब इनको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर फीमेल मॉस्किटो के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अब कोई है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी बॉडी में ये गैमेट्स हैं, और अब यहाँ पर इस इन्फेक्टेड पर्सन को किसी फ्रेश एनाफिलिस मॉस्किटो ने काट लिया। अब क्या हुआ, ये गैमेटोसाइट्स जो थे वो इसकी बॉडी में चले गए, और फीमेल जो मॉस्किटो है इन गैमेटोसाइट्स को ले लेती है, और इसके बाद क्या होता है, इनका यहाँ पर फ्यूज़न यानी फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इसके स्टमक के अंदर, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और स्टमक में जाने के बाद धीरे धीरे इनके सारी बॉडी के अंदर सलाइवा में भी पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, ये जो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये स्पोरोजोइट्स बनाएंगे, और ये स्पोरोजोइट्स इसकी सलाइवा में आ जाएंगे, सेलेवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी। क्या होता है इसमें, जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं, स्पोरोजोइट्स हैं,
तो ये फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सेलेवरी ग्लैंड। ये इंटेस्टाइन से होते हुए फिर दोबारा कहाँ, मॉस्किटो की सेलेवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, और सेलेवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स, फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है, फिर हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं और फिर स्पोरोजोइट्स उनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चलती है और मलेरिया कोज होता है। तो ये था मलेरिया के बारे में। इसके बाद इसके अलावा जो है इसकी ये एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो है क्विनिन बोलते हैं इसको, क्लोरोक्विनिन भी बोलते हैं। तो मलेरिया जो है वैसे अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो हम मॉस्किटो को किल करके भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे डीडीटी, बीएचसी जो ये केमिकल हैं, जो इंसेक्टिसाइड हैं, इनको किल कर दें, स्प्रे कर दें तो ये मॉस्किटो किल हो जाएंगे। और उसके बाद हम कोई इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारी क्रीम आती हैं, तो अगर उनको लगा लेते हैं बॉडी पे तो इंसेक्ट जो है बैठता नहीं है बॉडी के अंदर। या फिर मॉस्किटो नेट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन प्रोटोजोन है उसको बोलते हैं अमीबिएसिस। इससे डिसीज़ कोज होती है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिएसिस का ही दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री, और ये हमारे एक इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिका, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। और इसका जो कैरियर है, इसका जो पैथोजन का कैरियर है वो है हाउस फ्लाई, और ये क्या करती है, कॉन्टामिनेटेड फूड से, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से, तो उससे क्या है जो पैथोजन को कैरी करती है। फिर हमारे तो इसमें क्या है, जो पैरासाइट्स हैं वो पैथोजन यानी कि जो पैरासाइट हैं वो फीसिस से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो हमारे फूड तक आते हैं, और फिर जब वो कॉन्टामिनेटेड फूड हम लोग खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में ये चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से जाता है। अब सिम्टम क्या होते हैं इस डिसीज़ में, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं और क्रैम्प्स होते हैं पेट के अंदर बहुत ज़्यादा, और जो फीसिस आता है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस और कई बार तो ब्लड क्लोट्स के साथ में आता है। तो ये अमीबिक डिसेंट्री है। इसके बाद है जो हमारा फंगल डिसीजेज, और जो नेक्स्ट है वो है फंगल डिसीजेज यानी कि द डिसीजेज विच आर कोज ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन। इसमें सबसे जो मेन एग्जांपल आता है वो रिंग वॉर्म का है, और ये हमारी स्किन डिसीज़ है जिसमें एक बिल्कुल जो है गोल गोल एक निशान बन जाता है, और बहुत सारी जेनरा है फंजाई के, जैसे है माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोन फाइटोन है। तो इनकी वजह से क्या होता है, फंगल डिसीज़ हो जाती है। तो इसमें जो इन्फेक्शन हम लोगों को लगता है वो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से लगता है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है या कई बार सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं और इसकी वजह से लग जाता है। कई बार इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल, क्लोथ्स, कॉम्स वगैरह चीज़ें ये सब यूज़ करने की वजह से भी हम लोगों को फंगल डिसीज़ लग जाती हैं। अब इनको आपको पता है जो फंगस होती हैं, फंजाई होती हैं, वो हीट और मॉइस्चर में बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो अगर हीट और मॉइस्चर उनको मिलता है तो उसको फंजाई को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और इसीलिए ये ज़्यादातर होती भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर स्किन फोल्ड्स होते हैं, और जहाँ पर जैसे पसीने की मॉइस्चर हो जाती है गर्मियों के दिनों में। तो इस तरह से जैसे हमारा ग्रोन रीजन है और या टोज़ के बीच का रीजन है, तो उनके बीच में कई बार ये इन्फेक्शन हो जाता है। जब रिंगवर्म होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ड्राई और स्केली लेसन्स पड़ जाते हैं यानी कि घाव से हो जाते हैं, और बहुत सारे जो हैं ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्किन है, नेल्स है, स्कैल्प है, तो ये कई बार, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईचिंग इसके अंदर होती है। इसके बाद जो हमारी डिसीज़ है दैट इज़ हेलमिंथिक डिसीज़, यानी कि जो हेलमिंथिस के मेंबर हैं उनकी वजह से डिसीज़, और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन नाम आता है वो एस्केरियसिस का आता है, और ये एस्केरियस डिसीज़ नाम से ही पता लग रहा है एस्केरिस से होती है, और ये एस्केरिस हमारा इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट है। और एस्केरिस की कौन सी लुम्ब्रिकोइड्स जो स्पीसीज़ है उसकी वजह से हमें क्या होता है, जो है एस्केरियसिस होता है। और ये जो एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स है इसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, और अगर आपको याद हो तो इस फैमिली के सारे मेंबर राउंड वॉर्म्स ही कहलाते हैं।
जो इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, मान लिया क्या हुआ, आपने कोई कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया, वाटर पी लिया, या सॉइल या प्लांट्स वगैरह बिना धोए आप लोगों ने खा लिया, तो उसमें क्या था, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस उसमें लगे हुए थे। और इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीसिस होते हैं उसमें पैरासाइट के एग्स होते हैं, बॉडी से वो खुद बाहर नहीं आता, उसके एग्स बॉडी से बाहर आते हैं फीसिस के फॉर्म में इन्फेक्टेड पर्सन के। अब हम लोग क्या करते हैं, बिना धोए कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तो क्या होता है, वो जो एग हैं पैरासाइट के वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो कंटामिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट्स या वाटर के थ्रू पहुंचता है। अब अगर ये हम लोगों के अंदर हो जाए तो हमें क्या सिम्टम होंगे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया भी हो सकता है, नोसा होता है, हेडक, और कई बार तो इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है, तो इंटेस्टाइनल जो पैसेज है वो ब्लॉकेज हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी खाना आना जाना बंद हो जाता है। तो हेलमिंथिक डिसीज़ में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा एस्केरियासिस, और दूसरा आता है फाइलेरियासिस, जिसको एल्फेंटिएसिस भी बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, और एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा डायग्राम भी दिया हुआ है। तो फाइलेरियल वर्म से ये होता है, जिसका फाइलेरियल वर्म तो इसलिए कहा ना फाइलेरियासिस है, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम है वर्चेरिया ब्रोंकेफ्टाई या वाउचेरिया मेलाई। दो इसकी स्पीसीज़ हैं जो फाइलेरियासिस करती हैं, और डरने की बात नहीं है, ये हम लोगों के देश में यहाँ पर इतना नहीं है, ये जो है विदेशों में होने वाली डिसीज़ है। ये भी एक वेक्टर के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है, और इसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इसमें भी फीमेल ही वेक्टर है। और जो एक्चुअली होता क्या है इस डिसीज़ के अंदर, जो जेनाइटल ऑर्गन है ना, तो वो भी कई बार इसके इफेक्ट में आ रहे थे, और नाम से ही पता लग रहा है एल्फेंटिएसिस। इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है जो ऑर्गन्स हैं जिनमें ये सिम्टम आते हैं, तो ज़्यादातर तो पैरों में ही आता है। पैर जो होता है ना, लोअर लिम्स जो है, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उसके अंदर हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से। और ये जो ऑर्गन है हमारे, तो उसमें बहुत लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रहती है, और नॉर्मली जो अफेक्ट है लिम्फ वेसल पे होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और लिम्फ ही नहीं, साथ में कई बार जेनाइटल ऑर्गन भी इसके साथ अफेक्ट हो जाते हैं, और इनकी वजह से उनकी डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि वो ये है कि हम इस तरह के इन्फेक्शियस डिसीज़ को अवॉइड कैसे करें। सबसे पहली बात तो यही है, अगर हम अपनी पर्सनल और पब्लिक दोनों टाइप की हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो हम लोगों को कोई भी इस तरह की इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं होगी। पर्सनल हाइजीन आप कैसे करोगे, इसका मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, कंजप्शन ऑफ क्लीनिंग ड्रिंक वाटर, हम अच्छा सा साफ़ सुथरा पानी भी लेंगे, वेजिटेबल और फ्रूट्स भी हम लोग क्या है धो के खाएंगे अच्छे से। जो पब्लिक हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जो भी वेस्ट एक्सीक्रेट है वो जो प्रॉपरली उसका डिस्पोजल हो, और पीरियोडिक क्लीनिंग, क्योंकि डेली तो शायद पॉसिबल नहीं है, तो बट पीरियडिक क्लीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। वाटर रिजर्वायर्स हैं, पूल्स हैं, और सीज पूल्स और टैंक्स हैं, तो उनका डिसइंफेक्शन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा है इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग साइट, क्योंकि हमने देखा अभी बहुत सारी डिसीज़ क्या हैं वो वेक्टर की वजह से हो रही है, बेसिकली दे आर मॉस्किटो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उन वेक्टर का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम ब्रीडिंग जो साइट्स हैं उनको ही ख़त्म कर देते हैं। तो क्योंकि अब जो मैच्योर हैं उनको पकड़ पकड़ के मारना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या करते हैं, उनके ब्रीडिंग साइट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आगे जो है उनकी ख़त्म हो जाती है। जो मॉस्किटो नेट रेपेलेंट्स और ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन जिन डिसीज़ के वैक्सीनेशन हो सकते हैं, इम्यूनाइजेशन हो सकता है, उन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, वैक्सीनेशन को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर फिर भी अगर हमें बाई चांस कोई डिसीज़ हो भी जाती है, तब हमें एंटीबायोटिक यूज़ करने चाहिए, और बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से जो है हम लोगों को डॉक्टर के हिसाब से वो दवाइयाँ खुद से खानी चाहिए, और जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ को, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इनको दूर कर सकती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो डिसीज़ था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस भी है, और डिटेल में तो कैंसर और जो है एड्स भी है।
तो इम्यूनिटी वाला हमारा पहले नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और उम्मीद है ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनको आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।